कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्टेटमेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना, दिस इज डेफिनेशन। दैट मीन्स माइनस साइन जो है वो मैंने लगा नहीं दिया, कन्वेंशनली मैंने चूज किया। मैंने कन्वेंशन बना लिया कि मैं जो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का माइनस होगा उसको मैं डिफाइन करूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपली ऐसे बात करूं कि सपोज देयर इज अ ब्लॉक, उसको मैं लिफ्ट कर रहा हूं और उसको मैंने एच हाइट से लिफ्ट कर दिया। एक ब्लॉक को मैंने लिफ्ट किया, ठीक है ना। तो दिस ब्लॉक हैज बीन मूव स्लोली। ब्लॉक हैज बीन मूव स्लोली, तो मैं इसके बारे में पहले आपसे बात कर चुका हूं कि मूव स्लोली का मतलब होता है ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, कीपिंग दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। इट हैज बीन मूव्ड इनफाइनाइटली स्लोली, इनफाइनाइट टाइम इसको आपने रेस किया है विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। इतने स्लो मूव किया था, इतने स्लो मूव किया था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था। इट हैज बीन मूव्ड इनफाइनाइटली स्लोली, ठीक है, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इसमें मतलब आपकी जो फोर्स है वो mg के बराबर है एट ऑल द मोमेंट्स। इसमें p आपका आपका फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। तो वर्क डन बाई p इज प्लस mgh। वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस mgh, बिकॉज आपने इसको ग्रेविटी का अगेंस्ट मूव किया। डिस्प्लेसमेंट अप हुआ है, फोर्स डाउन थी, माइनस mgh, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट इज बीइंग मूव स्लोली, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमारा जो वर्क था उसकी वैल्यू mgh थी। तो आपका एक्सटर्नल एजेंट के वर्क की वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगी अगर आप उसको स्लोली ले आ रहे हो तो, ठीक है। और माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये डेफिनेशन है। यू कैन यूज दिस डेफिनेशन एज वेल एज यू कैन यूज दिस डेफिनेशन। आपका वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्टेटमेंट कंडीशनल है। दिस स्टेटमेंट इज कंडीशनल, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड स्लोली। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है एंड दिस स्टेटमेंट टू इज ऑलवेज करेक्ट। ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, ठीक है। पोटेंशियल डिफाइन करते टाइम ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। ये अभी नहीं, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका यूज होना है, ठीक है ना। दैट मीन्स जब कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पॉजिटिव होगा तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, ठीक है। किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं होती है, जो उसका फंडामेंटल डेफिनेशन होता है वहीं से पॉइंट्स उठाने होते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। आप अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को ऊपर ले आ रहे होगे तो ग्रेविटी का वर्क माइनस हो जाएगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये ऑब्वियस होता है। दैट मीन्स जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किसी को याद नहीं करना होता, दे ऑल आर बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, ठीक है। जो रीजन असर्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, या तो उसकी इंग्लिश कॉम्प्लेक्स होती है,
they try to frame you in the language or that is based on definition. दो चीजों में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन इज क्लियर टू यू, और याद रखोगे तुम इसको, बॉक्स ऊपर वाला। तो दो चीजें हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, बट ये कंडीशनल है। अगर उसको स्लोली ले आ रहोगे तब वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स वर्क एनर्जी थ्योरम। एक फोर्स रह गया, स्प्रिंग फोर्स रह गया, उसका वर्क निकालने को रह गया। अभी इसके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो कोई ऑब्जेक्ट है, किसी रैंडम पाथ पे जा रहा है, कैसे भी मूव कर रहा है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो टेंजेंट डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्मल फोर्सेस कभी वर्क परफॉर्म नहीं करेंगी, सिर्फ टेंशियल फोर्सेस वर्क परफॉर्म करेंगी। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क डन विल बी डन बाय ओनली टेंशियल फोर्सेस, ठीक है। एंड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, from Newton's second law, tensile force is mv dv by ds, ऐसा। इसको अगर आप रीअरेंज कर दो तो एफ टी डी एस इज mv dv, लेफ्ट हैंड साइड इज वर्क डन, राइट हैंड साइड इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं और न्यूटन्स लॉ की मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं, जब न्यूटन्स लॉ का मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं, तो हमने ये रियलाइज किया कि जो वर्क का वैल्यू आया वो किसी टर्म के बराबर आ गया। तो दैट मीन्स हम वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं। तो हमने क्या किया कि जो टर्म मेरे पास आया वो टर्म को हमने बोल दिया दैट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। वेलोसिटी है तो ये टर्म उसके पास है, ठीक है। तो ये टर्म का नाम हमने दे दिया काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की एक फाइनल वैल्यू है इस टर्म की, इसकी एक इनिशियल वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर, ये स्केलर चीज है यहाँ जो लिखा हुआ है। तो यहाँ जो क्वांटिटी आई हुई है, एक स्केलर क्वांटिटी आई हुई है, ये दो स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस है ये, ठीक है। तो अब इस टर्म को काइनेटिक एनर्जी का नाम दे दिया गया है। मैथमेटिकली ये कुछ और भी आ सकता था, न्यूटन्स लॉ कुछ और रहा होता। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिस मास m इज नथिंग बट ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो फिलोसफिकली स्पीकिंग अभी तक मैंने बात करी उसका कोई न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, बट ब्रॉडली मेच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सो यूज्ड टू दिस टर्म हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते रहते हैं, ठीक है ना। Yes, तो sir. ऑब्जेक्ट के पास जब मोशन होता है तब उसके पास ये टर्म होता है, ठीक है ना। तो दिस टर्म पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, इट कुड हैव बीन 1 बाय m स्क्वायर v क्यूब भी आ सकता था अगर न्यूटन्स लॉ स्लाइटली डिफरेंट होता तो, ठीक है। मोशन में होगा तो वो टर्म आएगा। तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक मोमेंटम होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है, वेक्टर इज मोमेंटम एम वी।
तो वो भी आप लर्न करोगे, दैट टर्म इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स जो होता है ना वो ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। फिजिक्स नॉट लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एनीथिंग दैट इज टू बी क्रैम्ड अप। इट्स अ वेरी फिलोसफिकल सब्जेक्ट, और ओवर द इयर्स हिस्टोरिकली ये ग्रो हुआ है। तो ये सब्जेक्ट उसी का सम्मान करता है जो इसका सम्मान करता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हाई तौबा फिजिक्स में ही मचता है। उसका रीजन यही है कि जो उसका सम्मान करता है इसको, वो ये उसका सम्मान करता है। सम्मान करना मीन्स जो रेस्पेक्ट एक दूसरे को देना पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। इट इट मूव्स ऑन पैटर्न। इसमें कहीं ये नहीं होता है कि आज के बाद इसको रट लो, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसमें हमने कहीं ये नहीं देखा कि कौन से नेचर की फोर्स लग रही है। हमने कहीं ये नहीं देखा कि कितने टाइम के लिए लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। वी आर नॉट बॉदर्ड। व्हाट वी नो, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कैसा भी पाथ है, कितने भी टाइम के लिए फोर्सेस लग रहे हैं, किसी भी तरह से लग रहे हैं, कंजर्वेटिव लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हैं, कैसे भी लग रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द टाइप ऑफ फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड पर है, और उसका जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड पर है। मीन्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज दिस थिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, और ये न्यूटन्स लॉ का एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हमें कोई चीज स्पेस में निकालनी होती है, डिस्टेंस में निकालनी होती है, कोई चीज डिस्प्लेस हो रही होती है, ओवर डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। ओवर टाइम जब हम बात करते हैं तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन डिस्टेंस से भी है और टाइम से भी है। जब मैं डिस्टेंस में बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम है। किसी पाथ लेंथ के अलॉन्ग जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। जब ओवर टाइम फोर्सेस काम करेंगी तो उसके लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है, उसका डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। तो ओवरऑल ओवरऑल फाइनली फाइनली सीन ये है, किसी ऑर्बिट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस का, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। कुछ चीजें अज्यूम्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें, जो आप सिचुएशन ले रहे हो उसमें एनर्जी कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और अगर एनर्जी कन्वर्जेंस हो रहे हैं तो उसके बारे में आपको मालूम है, उस एनर्जी का सोर्स मालूम है, ठीक है ना। तो अभी हम, मैं कहने मतलब है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। if you want to apply वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ऑन दैट, तो वो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मैकेनिक्स के लिए मेनली यूज करना है। मैकेनिक्स के लिए वैलिड सबके लिए, बट ये मैकेनिक्स में ही इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। और अभी के लिए अभी के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, विल बी यूजिंग इट फॉर नॉन डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिकल्स। प्रेजेंट मैकेनिक्स के लिए, अभी के लिए हम पार्टिकल्स के लिए यूज करने आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी के लिए, ठीक है। अपने आप को पार्टिकल डायनेमिक्स पे भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए बात करने आ रहे हैं। पार्टिकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो। A particle does not have any internal structure, ठीक है। मतलब वो इंटरनली एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता पार्टिकल।
तो जैसे मैंने पार्टिकल बोल दिया, तो उसके मतलब उसके अब इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकती उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसमें अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो है। अभी मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको कंजर्वेटिव पता है, तो अभी उसी फोकस कर रहे हैं। सपोज ऑल दी फोर्सेस दैट एग्जिस्ट आर कंजर्वेटिव ओनली, बाकी ये नहीं है, तो उस वक्त ये थ्योरम सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं है तो, एंड फ्रॉम डेफिनीशन ये हो जाएगा। एंड इफ रीअरेंज इट, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के विल बिकम जीरो, ठीक है। देखो मैंने कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज पिकअप ही नहीं करी है। मैंने जो बातें बोली वो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम डेफिनेशंस उठाई हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास वो आ गया। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, प्रोवाइडेड, ये कंडीशनल है, प्रोवाइडेड देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आया टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दरअसल क्या हुआ ना, जब तुम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे थे तो उस टाइम क्या था, तुम्हारे टीचर लोग थे ना, वो क्या किए तुम्हारे लिए चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर दिए, उतना सिंप्लीफाई कर दिए कि वो क्या किया, तुम्हारा बुद्धि खा गए, समझ गए ना। इन जनरल ऐसा होता है। तो टीचर्स आर समटाइम्स कल्पिट्स, ठीक है। वो आई डोंट नो, या तो उनको खुद समझ में नहीं आता है, या फिर उनके पास लैंग्वेज नहीं है, या खुद ही फंडा क्लियर नहीं है, क्या, आई डू नॉट नो। अरे पहली बार में ही किसी बच्चे को एकदम सही बात बताई जानी चाहिए, वो कठिन हो इससे मतलब नहीं, हार्ड एंड हार्ड हो और इजी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टोल्ड इन एग्जैक्ट लैंग्वेज, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म में यूज करना होता है, ठीक है। अब वो क्या चलता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो क्या है बहुत, अब क्या होता है कि आप कोई अच्छा सा स्टेटमेंट दे दो, बच्चा उसमें लड़ जाता है। तो बात सिंपल सी एक सीधी स्टोरी है कि हमारे पास एक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, वो सिंपली कह रहा है कि सारे फोर्स का वर्क चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। इसमें पूरी दुनिया शामिल है, ये पूरा जनरल है, ये पूरी दुनिया शामिल है, ठीक है। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बात करूंगा मैं, डिटेल में बात करूंगा अभी, ठीक है। अब हमने कहा भाई ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो नहीं है तो एक ही फोर्स है, तो वही कैटेगरी चेंज करेगा, और बाय डेफिनेशन ये इसके बराबर है, तो ये ऐसा हो गया। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स इफ देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज टर्म गिवन टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जीज। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, इट इज, इसके दो मैनिफेस्टेशंस हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होता है, दोनों को मिलाकर के कलेक्टिवली मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ऐसे सारे फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट को पुश पुल करते हैं, मोशन दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, वो सब के सब फोर्सेस का वर्क मैकेनिकल एनर्जी में आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे ग्रेविटी में, तो ग्रेविटी उसको पुल करके काइनेटिक एनर्जी देती है, उसको पुश पुल कर सकती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें इंक्लूड हो गया।
हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज को पुश पुल करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी देता है चार्ज को। किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, उसको पुश एंड पुल कर सकता है, एफ डॉट डी एक्स परफॉर्म कर सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इन सब के जो वर्क हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूडेड है, एंड ऑल काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज वो मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं। तो मैकेनिकल वर्ड का इटसेल्फ मतलब ये है कि ऐसे फोर्सेस जो किसी ऑर्बिट को मैकेनिकली पुश कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लास्ट हो रहा है, सपोज कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो जब बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसमें पार्टिकल्स हैं, दे विल फ्लाई ऑफ, पार्टिकल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी क्या हुआ है, केमिकल नेचर के जो फोर्सेस थे, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी आई। अब केमिकल एनर्जी रिलीज होना माइक्रो लेवल का चीज है, वो पुश पुल नहीं है, वो माइक्रो लेवल है। बॉन्ड्स टूटे, एनर्जी रिलीज हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी में गया। तो व्हेन देयर इज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन की जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट कंजर्वेटिव, वो पुश पुल टाइप में नहीं आए। एक रॉकेट है, रॉकेट का एग्जॉस्ट गैसेस है, रॉकेट में फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल जब बर्न होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो पुश पुल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी में मास कन्वर्ट्स टू एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर। जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसमें कहाँ से एनर्जी आता है? सर एक्सप्लोजन में तो सर आप बोल रहे हो केमिकल बॉन्ड टूटेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन सर आपने तो बताया था अभी बहस नहीं केमिकल। करनी है, अभी कोई बहस नहीं करनी है, सुनो, उसको सुन करके समझो, ठीक है ना? अभी चुपचाप सुनो और समझो। पहली बात तो क्या है, तुम लोग अपने पास से बैग में कुछ लेके तो आए नहीं हो। तो जब कोई बता रहा है बी रिसेप्टिव, उसको ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है उसको। उसमें कोई ना आर्ग्यूमेंट है ना मेरे को कुछ बोलना है इस पे। आपको जो बोला जा रहा है उसको आप सुनो ध्यान से, आप सब लोग, ठीक है? तो जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, इक्वल टू mc स्क्वायर फॉलो होता है। m इज मास डिफेक्ट। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर फॉलो होता है। दैट डेल्टा m इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या है, मास गॉट कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो वो जो मैकेनिज्म है वो क्या मैकेनिकल फोर्स जैसा है? डू यू थिंक इज इट लाइक अ मैकेनिकल फोर्स? नो सर। नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस से कि यार कौन सा फोर्स, कौन सा एनर्जी ऐसा है जो मैकेनिकल फोर्स टाइप में क्वालिफाई कर रहा है। अब वही बात केमिकल एनर्जी के लिए वही चीज है। तो जब ब्लास्ट होगा या रॉकेट का एग्जॉस्ट गैसेस आएगा, रॉकेट का फ्यूल जब बर्न करेगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये कार के अंदर जब पेट्रोल का इग्निशन होगा, तो फ्रॉम वेयर दिस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन कार, ये काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय रॉकेट। तो इसका मतलब ये है कि समवेयर केमिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म टू मैकेनिकल एनर्जी। बट वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या पुश पुल टाइप का फोर्सेस दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे को, एफ डॉट डी एस टाइप का? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो तुम लोग इतना पढ़ते हो थर्मोकेमिस्ट्री, तो मेरे से आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहिए था इस बात को। एक्चुअली क्या है, तुम लोग पढ़ते थोड़ी हो, तुम लोग पढ़ते थोड़ी हो। वो तो टीचर आता है 4 सवाल सिखा देता है तुम्हारे को, उसको तुम सोचते हो मेरी तैयारी हो गई। ठीक है, बिल्कुल, आई इंडीड मीन इट। वो टीचर है, मोस्ट ऑफ टीचर्स आर टीचिंग न्यूमेरिकल्स।
हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वो आपके थॉट बिल्डअप ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति आपके पढ़ाए हुए न्यूमेरिकल से साइड की बात पूछ लेता है तो यू गेट क्लीन बोल्ड। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ही नहीं आती। तो अभी जो समझा रहे तुम्हारे को उसको सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्चुअली समझा रहे, फंडामेंटली समझा रहे। अपने आप को चेंज करो, ये सबके लिए बोल रहा हूँ। अपने आप को चेंज करो, सोचो सर क्या बोल रहे हैं भाई, उसको कैसे अडेप्ट करना है। और क्लास में लिखो खूब फास्ट, खूब ज्यादा लिखो, जो बोला रहा उसको लिखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है ना। उसको वेट मत करो कि यार सर डेफिनेशन देंगे तो मैं लिखूंगा और ये वो बच्चों वाली हरकत खत्म। आप धड़ाधड़ लिखो, अरे यार सर ने ये बात बताई, यार ये बात बताई, ये बात बताई, उसको लिखते जाओ। हाँ, तो बात ये हुई कि मैंने बहुत क्लियर कट, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताया कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी सिंपली मींस, मैकेनिकल वर्ड इटसेल्फ मींस कि जो विजिबली जो वर्क दिखाई पड़े, ऐसे मैकेनिकल फोर्सेस हैं। धक्का दे रहे हो आप किसी को, पुश कर रहे हो, वो मैकेनिकल फोर्स है। नॉर्मल स्टैंडर्ड सिचुएशन में जो आप वर्क करते हो, ग्रेविटी का वर्क हो रहा है, चार्जेस रिपल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूडेड होता है। ग्रेविटी का वर्क इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, पिछले 3-4 साल से या 5 साल से आप मान लो कि आईआईटी थोड़ा सा मैथमेटिकल चला गया है। बट देयर वाज अ पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2014, करीब 10 साल का ऐसा पीरियड था जिसमें आईआईटी वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल। उससे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे, तो वो तो झटका देने के लिए नेचर चेंज करते हैं हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अभी दे आर बिट मैथमेटिकल। अब वो देख रहे हैं मैथमेटिकल होने से क्या हो रहा है कि बच्चा 350 नंबर ला रहा है, वो तुरंत अपना कोर्स करेक्शन करेंगे एंड एनी टाइम वो तुम्हारा आईआईटी में हो सकता है कि दे कैन चेंज द पाथ, दे कैन गो टूवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल अगेन। तुम ध्यान से देखो तो पैराग्राफ वगैरह एब्सेंट हो गए, उस तरह के पैराग्राफ्स नहीं आ रहे, इससे पहले आते थे कि पूरा थियोरेटिकल लिखा हुआ है। तो दे कैन चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। पैटर्न चेंज ही उनका मेन फोर्टे है। तो So, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैकेनिकल एनर्जी। sir, I have one doubt. Force plus 1 non-conservative force is equal to change in kinetic energy। अपनी बात ये हो चुकी है। नेक्स्ट अपनी बात ये हो चुकी, if non-conservative forces are absent, then delta U plus delta K will be 0। That means total mechanical energy is constant। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है। आप जो भी नॉर्मल फोर्सेस आपने लाइफ में फील करते हो, टेंशन का फोर्स, नॉर्मलाइजेशन का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो फोर्सेस जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में फील करते हो, बॉइंट फोर्स, दे ऑल आर मैकेनिकल फोर्सेस, दैट्स ऑल। ठीक है, दे ऑल आर मैकेनिकल फोर्सेस। Yes, sir. ऐसे फोर्सेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते जो माइक्रो लेवल पे होते हैं, चाहे वो केमिकल एनर्जी से आ रहे हो चाहे न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहे हो। वो सारे के सारे जो आप फिशन के बियॉन्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, अब आपको नहीं पता व्हाट फॉर्मूला टू पुट फॉरवर्ड फॉर दैट, वो 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 अदर फोर्सेस में आ गए या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आ गए, जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, बट फोर्सेस डू एग्जिस्ट। ठीक है ना। जहाँ कहीं भी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है, वो सब आप डिफाइन नहीं कर सकते। दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल मैकेनिक्स। तो बियॉन्ड नॉर्मल मैकेनिक्स जो फोर्सेस हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। तो अभी के लिए हम सिर्फ उसमें बात करेंगे। Yes, sir. ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा स्टेटमेंट ये था। Yes, फिर sir. आगे बढ़ रहे भाई, अभी समझ में आया क्या बोला गया। Yes, sir. Understood. तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, ये दोनों का सम इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अब लेट्स गो टू दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी मैंने क्या बोला, जो फोर्सेस यू कैन नॉट एक्सप्लेन, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में क्या बोला। हमें नहीं पता हाउ एनर्जी कम्स, हाउ मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी, वी डू नॉट नो, व्हाट मैकेनिज्म गोज ऑन, वी डू नॉट नो। Similarly, when chemical reactions take place,
तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है. इन थर्मोकेमिस्ट्री यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. Yes, थिंग्स sir. एक्सोएनर्जिक रिएक्शंस होते हैं, एंडोएनर्जिक रिएक्शंस होते हैं. There are some reactions which proceed by release of energy, some reactions which proceed by absorption of energy. Yes, sir. ये जितना भी एंडोएनर्जिक रिएक्शंस और एंडो केमिस्ट्री में आप एंडोथर्मिक बोलते हो बिकॉज दे प्रोसीड बाय टेम्परेचर चेंज. फिजिक्स में एंडोएनर्जिक बोलते हैं या एक्सोएनर्जिक बोलते हैं बिकॉज दे प्रोसीड बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. एक्सोएनर्जिक या एंडोएनर्जिक. तो इसमें यू कैन नॉट डिफाइन कि व्हाट इज मैकेनिज्म गोइंग ऑन. तो such type of forces increase mechanical energy. For example, you are sitting on ground and suddenly you jump. There's a person on ground and that person jumps. So when you jump in air, so your shoes are in contact with the ground. Normally action is acting on your shoe. But normal action doesn't perform any work because we believe that both the surfaces in contact are non-deformable. उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती. शूज डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल का वर्क डन इज 0. So since work done by normal on this person is 0, but still this person jumps up. It jumps up, gains kinetic energy, jumps to height h. From somewhere, there should be some source of energy. तो नॉर्मल जो है वो स्टैंडर्ड फोर्स है जो एक सरफेस दूसरे सरफेस को लगा रहा है, बट वो वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है. Yes. But still this person jumps. So that means this person has generated some velocity while jumping. You gain some velocity by pushing on ground. In fact, your muscles play the role of a spring. Just as spring is compressed and block is placed on it, a compressed spring pushes the block to gain kinetic energy. In similar manner, your muscles store energy. Your muscles are like a spring. Yes. You spring up like block. You gain kinetic energy. But muscular work done cannot be calculated. But as whole, if I observe this object, observe this object, the object is gaining kinetic energy. From somewhere this kinetic energy has come. It's not from normal reaction. It is the internal work of muscles that has given it kinetic energy. So these internal forces are non-conservative. Yes, sir. They are non-conservative because it has imparted a system and energy. You were still and suddenly you had a kinetic energy. So that sudden kinetic energy means appearance of mechanical energy. You are moving, we'll say you have got mechanical energy. But that mechanical energy came from transformation of muscular energy or chemical energy to your mechanical energy. So those internal forces which were involved in imparting the body molecules some kinetic energy, so those forces were non-conservative. The non-conservative forces are those forces which change total mechanical energy of a system. Non-conservative forces are those forces which change total mechanical energy of system. तो ये पर्सन का जो मस्कुलर फोर्सेस का वर्क था, इंटरनल फोर्स का वर्क था, that was non-conservative forces. Here internal forces were non-conservative. In a similar manner,
If you take a rocket, in rocket fuel burns. When fuel burns, energy is released. That released energy imparts kinetic energy to the rocket. तो वो release energy kinetic energy के form में convert हो गया. So this rocket has got some mechanical energy now. Mechanical energy of rocket is increasing. Mechanical energy of rocket is increasing. ठीक है? Yes, sir. तो वो जो increasing mechanical energy है, that has come from the internal energy. Some combustion took place, chemical energy got transformed to mechanical energy. Chemical energy का mechanical energy में transformation हुआ. वो chemical energy का work we cannot calculate from formula F dot ds. वो work can be just estimated on the basis of gain of kinetic energy. जो रॉकेट का kinetic energy gain हुआ वो आप बोल सकते हो भाई वो उससे आया. आप F डॉट ds से उसका वर्क नहीं निकाल सकते. तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल के बर्न होने से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जो भी इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व थे दे आर नॉन कंजर्वेटिव. सिमिलरली जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ऑल द पार्टिकल्स आर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, बॉम्ब ब्लास्ट में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है. देयर आर मेनी इंटरनल फोर्सेस विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी रिलीज होता है. बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होता है. सपोज देयर इज अ frog jumps into air. Out of nothing, that frog gains some kinetic energy. So that kinetic energy is mechanical energy, and that has come from the internal muscular work done of that frog. Yes, sir. ऐसे आपने देखा होगा, there's an insect, green color insect that suddenly pops up. ग्रासोफर. वो देखा होगा ना, जैसे ग्रीन कलर इंसेक्ट, वो बहुत नाम भूल गया मैं उसका. हाँ सर, ग्रासोफर. क्या नाम है? ग्रास हॉपर. तो ग्रास हॉपर होता है, वो अचानक बैठे बैठे खटाक से उड़ जाता है. कहाँ से उड़ गया भाई? कौन उसको Internal काइनेटिक एनर्जी मस्कुलर दिया जो उड़ गया? एनर्जी. muscular हाँ, energy. तो वो जो मस्कुलर एनर्जी है, देखो कितनी जल्दी समझ में आ गया अभी. तो जो मस्कुलर एनर्जी है वो जो वर्क है वो नॉन कंजर्वेटिव है. ठीक है? एनर्जी रिलीज हुआ है. मसल्स का फोर्स का वर्क आप एफ डॉट डी एस से नहीं निकाल सकते, वो इंटरनली आया हुआ है. ठीक है? तो इसको बोल्ड लेटर्स में एकदम अपने रजिस्टर में लिख लो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस विच चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम. चेंज बोला है, इंक्रीज नहीं बोला है, चेंज बोला है. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन डिक्रीज, कैन इंक्रीज, दोनों कर सकता है. रॉकेट का फोर्सेस इंक्रीज कर गया, तो दोस फोर्सेस विच चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम आर नॉन कंजर्वेटिव. कोई समझ में आया व्हाट इज नॉन Yes, कंजर्वेटिव sir. फोर्स? Yes, sir. Yes, उस sir. फोर्स का कोई वर्क निकाल सकते हो क्या? कभी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, एफ डॉट डी एस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो क्या? No, sir. तो जिन फोर्सेस को आप एफ डॉट डी एस फॉर्मूला लगा सकते हो वो मैकेनिकल फोर्सेस हो गए. Yes, sir. जिस पर नहीं लगा सकते वो नहीं. ये सिंपल सा स्टेटमेंट. नेक्स्ट बात आती है फ्रिक्शन के बारे में बात करूं मैं. You've already learned that when two objects are in contact, their surface roughness is, when an object slides over the other object, when they slide, so these interlockings break. So there is some loss of energy while these interlockings are breaking. A vigorous oscillation takes place at molecular level. ठीक है? तो आप जस्ट सोचो कि there is a rough surface on that rough surface a block has been projected, and finally block stops. So since block stops, that means kinetic energy was lost. Somewhere kinetic energy got lost.
So where that kinetic energy appeared. So in the chapter of Newton's law, I have given you a model of atom, model of a solid, that solids are like this. Solids are molecules connected with springs. स्प्रिंग मॉडल बताया था. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप जब when a surface slides on the other, when surface slides, so these molecules will gain oscillation. Their oscillation will increase because a lot of deformation is going on the surface. ये सारा molecular structure बिगड़ जाता है. These springs जो होते हैं वो stretch हो जाता है या compress हो जाता है, but they are deformed. तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन मींस स्प्रिंग स्ट्रेच या कॉम्प्रेस हो रहा है, तो सम एनर्जी गोज इनटू दैट, तो मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन गेट्स इंक्रीज्ड. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन बढ़ गया. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज sum of energies possessed by molecules. ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी जो एनर्जी होती है उसका सम को इंटर एनर्जी बोलते हैं. अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूं तुम्हें एनसीईआरटी से. आई डोंट हैव एनसीईआरटी पार्ट 2 राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी. इन एनसीईआरटी पार्ट 2. एनसीईआरटी पार्ट 2. सर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, इसीलिए ना उसने उस ब्लॉक को स्टॉप कर दिया था, उसकी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर दी, काइनेटिक एनर्जी कम करती. फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है. ओके सर. तो कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी अबाउट द इंटरनल एनर्जी. चलो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ अपनी तरफ से, and we'll also read into that. NCERT has clearly defined the internal energy. NCERT says if you take a system, if you take a block, तो जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा है. एनसीईआरटी ऐसा बोल रहा है, ऐसा है. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव गॉट परमानेंट ऑसिलेशंस, परमानेंटली ऑसिलेटरी मोशन में रहते हैं. एवरी मॉलिक्यूल हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी, एंड एवरी पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और एवरी कनेक्टेड बॉन्ड जो होता है, सम potential energy, half kx square type of energy is associated with every bond, and kinetic energy is associated with the oscillation of every molecule. So sum of these molecular potential and kinetic energies, sum of these is called internal energy. तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करने पे वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिफॉर्म करेगा, खुद भी डिफॉर्म होगा. तो डिफॉर्मेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस हैं बढ़ जाएगा. तो मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस बढ़ गया, तो जो मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस बढ़ा उसमें जो एनर्जी बढ़ा, तो वो एनर्जी आया कहाँ से? व्हाट इज सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी वाज डिराइव्ड. तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज डिक्रीजिंग, वेयर इट इज गोइंग? It is going as oscillation of these molecules. The internal energy of molecules is increasing. And later on you will learn that internal energy is function of temperature. So as this object slides on rough surface,
the molecular oscillations will increase, and energy of those molecular oscillation comes from kinetic energy of block. Kinetic energy will go on decreasing, molecular oscillation will go on increasing, but that molecular oscillation is not visible to us. What is visible to us or what we can feel is temperature. तो क्या होगा, इस ब्लॉक का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और ब्लॉक का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ब्लॉक का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा. तो जब आप ऐसे वर्क करते हो तो वर्क करने से क्या होता है, जब आप ऐसे रब करते हो तो योर हैंड्स गेट वार्म, टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया. तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क का माइनस इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो जब कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और जब कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नेगेटिव होगा, फ्रिक्शन का वर्क का साइन क्या है ऑलवेज, काइनेटिक फ्रिक्शन का, Negative. काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क का साइन ऑलवेज नेगेटिव है. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो what is sign of delta U? Delta U internal energy. Positive. It increases. Internal energy बढ़ जाएगा, internal energy will increase, and internal energy increases means what happens to temperature? इंक्रीज होगा. Temperature increases. So whenever kinetic friction is involved, so that kinetic friction will perform negative work, and internal energy of system will increase, temperature of the body is increased. So internal energy is also a form of energy. तो since internal energy has increased, तो वो एनर्जी कहाँ से आया, डिराइव कहाँ से हुआ, उसका सोर्स क्या था, किसी के कॉस्ट पे तो हुआ होगा. तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो आप दे रखे थे पहले जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का था, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो धीरे कम होता जाएगा. अब वो काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगा फिर फाइनली, व्हेन ब्लॉक हैज स्टॉप्ड, तो हैज एनर्जी डिसअपीयर्ड और कन्वर्टेड टू सम अदर फॉर्म. Converted Yes, मैकेनिकल इंटरनल हो जाएगा. वो इंटरवर्ट हो चुका है, मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस बढ़ गए हैं. अब इसी बात को ऐसे बोलेंगे, इनिशियली दिस ब्लॉक हैड ऑर्डर्ड मोशन. दिस ब्लॉक हैड ऑर्डर्ड मोशन. सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है व्हेन ब्लॉक इज मूविंग, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, v0 है. इट इज ऑर्डर्ड मोशन. लिख लो इस बात को, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास describes ordered motion of a system. So this object had ordered motion. लिख लो इस बात को, ये पहली वाली लाइन. motion of center of mass describes ordered motion of a system. Ordered. Motion of center of mass describes ordered motion. सबके पास सेम वेलोसिटी है. तो जो आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो वो ऑर्डर्ड मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है. व्हेन यू से ब्लॉक हैज गॉट काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज ऑर्डर्ड मोशन, एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मोशन. एंड व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स, non-conservative forces have performed work, so that ordered motion energy gets converted to disordered motion, random motion. तो जो internal energy है, that is energy associated with random motion of molecules. तो ordered to random motion convert हो गया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. सिमिलरली जब कभी भी पेट्रोल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा, तो फ्यूल के बर्न होने से क्या होगा, देयर इज अ काइंड ऑफ ब्लास्ट. व्हेन फ्यूल बर्न्स, देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लास्ट. व्हेन रॉकेट
rocket engine blasts something, so suddenly fuel burns, there is a sudden blast. The gas molecules get disordered. Whatever energy they are possessing, that is disordered energy. Disordered means you cannot quantify, you cannot apply any formula. बॉम्ब ब्लास्ट होगा या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगा तो बता पाओगे कितना एनर्जी किसके पास है, कौन से मॉलिक्यूल के पास है? No, sir. You cannot tell. तो that is disordered energy. माइक्रो लेवल पे जो एनर्जी पहुंच गया वो डिसऑर्डर्ड हो गया. तो ऑर्डर्ड मोशन से डिसऑर्डर्ड मोशन में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एनर्जी कन्वर्जन हो गया. ठीक है. तो Yes, sir. एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्डर्ड मोशन इज हाफ mv स्क्वायर. तो आप जो अभी तक काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, दिस ऑल वाज एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मोशन. और जब ब्लॉक स्टॉप कर गया तो ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ गया, जो सरफेस पे था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो सारा ऑर्डर मोशन का एनर्जी रैंडम मोशन में चला गया. और रैंडम मोशन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो इंटरनल एनर्जी है. तो इंटरनल एनर्जी का एस्टीमेट ब्लॉक्स वगैरह के लिए, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए, इज थ्रू टेम्परेचर. भाई गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर नाप सकते हो, सॉलिड का भी टेम्परेचर समहाउ मेजर कर ही सकते हो. तो टेम्परेचर इज एस्टीमेट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ thermodynamics. That is subject matter of thermodynamics. So these all things are connected. अब तुम सोचोगे सर ने इतना हिस्ट्री सुना दिया, ऐसा कोई इस्तेमाल है क्या? नहीं है. मैं तुम्हें कम से कम 20 क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ जे एडवांस PYQs में 20, जिसमें ऑर्डर्ड मोशन, रैंडम मोशन, इंटरनल एनर्जी चेंज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ये सब इस्तेमाल हुए. समझ गए? सर जो एक क्वेश्चन आपने लिखी है बोर्ड पे, इससे हम ये भी कह सकते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा. टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है दुनिया की. ये सर घुमा फिरा के एनर्जी कंजर्वेशन होगा. टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है इन ऑल दी फॉर्म्स. अगर आप सम करोगे टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. ठीक है. देखो ये अभी क्या बात हो रही है, वो बात हो रही है मैक्रो और माइक्रो में कनेक्ट. ठीक है. मैक्रो और माइक्रो में कनेक्ट. तो जो आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बोल रहे हो मैक्रो एनर्जी है. एनर्जी एसोसिएटेड विद सेंटर ऑफ मास हाफ mv स्क्वायर जो आप बोलते हो मैक्रो एनर्जी है. और जब इंटर एनर्जी बोल रहे हो मॉलिक्यूलर एनर्जी, वो माइक्रो है. तो मैक्रो से माइक्रो में गया, ये भी बोल सकता है. वो ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड में गया, मतलब सर एंट्रोपी बढ़ रही है. मोशन में गया. तो अब इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मैं तो बता दूं, तुम आप जब थर्मोडायनेमिक्स में पहुंचोगे तो वो टाइम पर डिस्कनेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड. फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आता है कि आपने एक थर्मस फ्लास्क लिया, इन दैट थर्मस फ्लास्क some water and some ice cube was there and you are shaking that thermos flask. ठीक है ना? You're shaking that thermos flask. तो eventually what happens? जो inside matter है वो that melts. तो आप वर्क कर रहे हो ना कंटिन्यूअसली इन एवरी साइकिल. जो आप वर्क कर रहे हो, अब वो वर्क इनसाइड इंटर एनर्जी में जा रहा है. तो अंदर जो भी चीज है वॉट एवर इज इनसाइड, वो अप डाउन हो रहा है. तो कैन वी कैलकुलेट वर्क डन डायरेक्टली इन सच सिचुएशंस? No, sir. We cannot calculate. So that's why we have work energy theorem type of statements. ठीक है. चलो ओवरऑल मैं चीजें सम अप कर दूं. देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूं on page 12 in SCB part 2, on page 12 SCB part 2, on page number 12 SCB part 2, there are 3 questions, 1, 2, 3. ठीक है.
इसको आप करना आज घर पे। 1 2 3 ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2 पेज नंबर 12 SCV पार्ट 2 इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर। ये 3 क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। एंड विदाउट लुकिंग इनटू आंसर, आंसर मत देखना, ये 3 क्वेश्चन करना। Sir, राइट डाउन कौन से योर आंसर। questions? सर बस क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। भाई तुम लोग जो है ना, पता नहीं किस टीचर से पढ़े हुए यार, पता नहीं वो लोग क्या करते थे क्लास में भाई। तुम लोग तो IIT वाईटी अब जाओगे ना तो टोटल नाक कटाओगे। तुम लोग सोचते हो जो IIT में टीचर बैठता है, जो प्रोफेसर आता है, वो दैट प्रोफेसर आस्क कि बेटा आज आपने खाना खाया है क्या, तबीयत कैसी लग रही है, अच्छा पढ़ा दूं कि कैसा पढ़ा दूं, लिख लोगे ना, ऐसा कर दोगे। वो आता है वन साइडेड बोलता है 2 घंटे, जैसे समझ में कुछ नहीं आता है, समझ गए। वन साइडेड बोलता है, वन साइडेड, जिसमें समझ में कुछ नहीं आता है, समझ गए ना। और कुछ बच्चे आगे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, यार बाय गॉड यार आज तो एकदम से यार बिल्कुल समझ में आ गया क्या था। और बाकी बच्चे बैठे सोच रहे होते हैं कि यार भाई ये क्या हुआ, मेरे आज क्या हुआ। वो आता है पता नहीं क्या क्या एक क्वेश्चन लिखता है, ऐसे कर कुछ बच्चे आगे बैठे बोल रहे तो ओ सर, अरे 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 यार, उनका एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं कि यार यूनिवर्स इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और कुछ बच्चे कह रहे थे यार कहाँ फंस गया भाई, कहाँ फंस गया। ऐसा होता है वहां जा करके। तो तुम लोग की सेवा ना तुम्हारे टीचर्स ने ज्यादा कर दी है, तो इसलिए क्या हुआ कि तुम लोग की समझ ही नहीं पाए कि यार कैसे सवाल करते हैं, कैसे पूछते हैं, कैसे नहीं करते हैं। अभी क्या होगा जानते हो, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, है ब्रो व्हाट वाज होमवर्क गिवन बाय सर। No, 6:30 sir. पे क्लास हो। 6 बेटा बता रहे हैं तुम्हें, तुम लोग का सब नस्ल समझ गए, अभी से नहीं 20-25 साल से समझ गए। 6:30 PM पे क्लास होगी, तो 6:29:59 पर, ठीक है, मैसेज आएगा कि हाय गाइस व्हाट वाज होमवर्क। जब तक वो बच्चा लिखेगा तब तक जो है 6:30 हो जाएगा, 6:35 हो चुका होगा। पेज No, नंबर 12 पर SCV पार्ट 2 में O2 का 1 2 3 करना है, ठीक है भाई। तुम लोगों को ना अब मोटी मोटी बातें ही पढ़ाई जाएंगी, कोई रिस्क नहीं लेगा तुम्हें समझाने का। सर थर्मोफ्लास्क वाले में हाथ की इंटरनल एनर्जी थर्मोफ्लास्क की इंटरनल एनर्जी में जा रही है और वो उस आइस को इंटरनल एनर्जी दे रही है, तो सर इसमें मैकेनिकल एनर्जी तो कहीं आएगी नहीं। तुम जो वर्क कर रहे हो, तुम्हारा वर्क डन जो है अप डाउन करने में, तुम्हारा जो वर्क डन है वो वर्क डन इवेंचुअली सिस्टम में जा रहा है, थ्रू कोलिजन्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आप भी कुछ वर्क कर रहे हो ना, तो आप जो वर्क कर रहे हो वो थ्रू कोलिजन्स इनसाइड मॉलिक्यूल्स पे ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर से नहीं हो रहा है, थ्रू कोलिजन्स अंदर आपके वर्क करने से, ऑर्बिट को आप मूव कर रहे हो, आपका वर्क इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब वो मैकेनिज्म यू कैन नॉट एक्सप्लेन, तभी तो इंटरनर्जी नाम का टर्म बनाया गया। ये है O2 का, ऑब्जेक्टिव 2 का करना है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप सवाल जब करोगे तो सबसे अच्छा फायदा तब आपको होगा, यू विल बेनिफिट मोस्ट व्हेन attempt question, write your answer and recheck and convince yourself that your answer is correct, तब उसका आंसर देखना। फिर आंसर देखने के बाद कोई आंसर गलत दिखे फिर से उसको करना, सेटल करना। ये 3 क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस कनेक्ट, ठीक है। अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं अपनी बात को सम अप कर देता हूँ। मैं देर से ये तुम्हें समझा रहा था, मैं उस बात को, पूरी बात को फिर से बोल देता हूँ। वो पॉइंट ये था भाई, तुम लोग अगर ये सब ना सवाल पूछो ना तो हम लोग को नींद ही नहीं आया भाई, हम नींद ही नहीं आए हम लोग जो है, ठीक है ना। मतलब हमारा देश के प्रति योगदान ही कम हो जाएगा। हमें तो ऐसे ही इतने सारे पुण्य मिल जाते, पुण्य समझते हो ना, मतलब गॉड ग्रेस, वो इसीलिए मिल जाते हैं। भगवान कहता है वाह भाई वाह, ये है यार, देखो इसने ऑनेस्टी से भाई, इसने जो है बच्चों ने कुछ भी पूछा है, इसने जो है
इरिटेट हुआ या बिना इरिटेट हुआ, लेकिन जवाब दे दिया भाई, समझा दिया इसको, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो भगवान कहता है हाँ यार ये लोग हैं यार, ये यार लेस एम्पावर देम, हमारे तो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। चलो मैं सम अप कर देता हूँ, अभी जो सारी बातें बोली वो सम अप कर रहा हूँ, और दिस डिस्कशन विल कंटिन्यू, इट विल कम ऑफन, इट विल कम विद एवरी न्यूमेरिकल, बहुत बार ऐसा होगा, इट विल कम विद एवरी न्यूमेरिकल, बहुत बार आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना मेरा ट्रेन मिस हो गया, मैं नहीं समझ पाया, सर ने क्या बोला, माई लैंग्वेज इज नॉट दैट स्ट्रांग, मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, सब नहीं सोचना चाहिए, नो बडी इज वीक। एक चीज मैं और फाइनली एडअप कर दूं, बहुत टाइम से मैं ऐसे सोच रहा था कि कई बार क्या होता है ना, कई डायलॉग्स क्लिक करते हैं आपको, तो जैसे आप लोग अपने से बात करते हैं वैसे मैं भी आई ऑल्सो टॉक विद माई सेल्फ ऑल्सो, तो मेरे को कभी कोई कुछ क्लिक करता है। तो एक सिंपल डायलॉग है, मैं हमेशा, मेरा स्टेटमेंट है वेरी, इट जस्ट टेक्स वन चैप्टर टू बिकम चैंपियन, जस्ट टेक्स वन चैप्टर टू बिकम चैंपियन। आप कोई एक चैप्टर चूज कर लो, जो भी करंट चैप्टर चल रहा है या प्रीवियस चैप्टर चल रहा है, गिव योर ऑल टू दैट चैप्टर, गिव योर ऑल टू योर चैप्टर, दैट चैप्टर, वो केमिस्ट्री का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, मैथमेटिक्स का हो सकता है, गिव एवरीथिंग टू दैट, चूज अ चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल तुमने चूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने चूज किया, आपने कहा लेट्स फाइट इट आउट, एंड यू गेव योर ऑल फॉर दैट, ठीक है। तो आप जैसे ऐसा करोगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, एक्स्ट्रा डिवोशन होगा, एक्स्ट्रा फाइट करोगे, उसको करोगे। तो हाउ टू स्टडी, ये चीज जस्ट एक चैप्टर से फाइट में क्लियर होता है, एक चैप्टर को सब कुछ दे दो, तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ना आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारा, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। एक चैप्टर को 20 आवर्स, 30 आवर्स, 50 आवर्स, 100 आवर्स, जो जितना है, टू चैंपियन दैट, एक चैप्टर को मास्टर करो समहाउ, वो मास्टरी तुम्हारे को सिखाएगा। फर्स्ट चैप्टर विल बी डन इन सपोज 100 आवर्स, तो वो तुम्हें सिखाएगा कि हाउ टू डू नेक्स्ट चैप्टर इन 50 आवर्स, वो तुम्हें सिखाएगा हाउ टू डू नेक्स्ट चैप्टर इन 25 आवर्स, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर इन 5 आवर्स। तो यही सिंपल सा मूल मंत्र होता है। कोई एक चैप्टर पूरा पूरा शक्ति से पूरा वॉट एवर यू हैव गिव टू दैट, गिव इट टू दैट, वो तुम्हें पूरा स्टोरी सुना देगा, पूरा सिखा देगा। और आप सुपरफिशियल थोड़ा सा स्किन डीप एफर्ट्स मारोगे तो इन एवरी चैप्टर आप सुपरफिशियल रहोगे, बट वो एक चैप्टर पे जो आपकी डेप्थ आएगी, कॉन्फिडेंस ऑफ दैट एंड मैकेनिज्म दैट यू लर्न, और जो कुछ भी आपके अंदर लर्निंग से इंसाइट्स आएगा, वो बाकी सारे चैप्टर्स को इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कि आपका एकदम सिलेक्शन, मतलब आप तुरंत ही होना, ये समझ लो। कोई एक चैप्टर को भी ताकत शक्ति ला के एकदम तोड़ दो उसको, जो बात समझ में आ रही। अब चैप्टर Yes, कौन सा होगा, यू कैन चूज सर्कुलर मोशन, यू कैन चूज वर्क एनर्जी, काइनेमेटिक्स, कोई सा चूज कर सकते हो। वो पढ़ने के वॉट एवर इज द प्रोसीजर फॉर स्टडिंग दैट चैप्टर, वो सब पे लगा दो। देखो तुम चैंपियन नहीं बनो तो मेरा नाम बदल देना। कोई एवरेज नहीं होता, बता दूं, नो बडी इज एवरेज। वो शुरुआत में क्या है, किसी को 100 घंटा लगेगा, बट उसके नेक्स्ट चैप्टर में 50 ही लगेगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर में 25 ही लगेगा। समवन हैज ऑलरेडी डन दिस इन सम चैप्टर, तो उसको आज की डेट में कम टाइम लग रहा है, तुमने नहीं किया है तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो लेट मी सम अप एवरीथिंग जो मैंने बोला था, मैं सबको सम अप कर रहा हूँ इन 5 to 10 मिनट्स। मैंने ये बोला आपसे कि देयर इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम व्हिच सेज दिस। देन मैंने आपसे कहा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू। देन मैंने आपसे कहा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क का माइनस लोगे तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन का एनर्जी होता है जो इंटरनल एनर्जी होता है, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है, फिर अगली बात मैंने बोली कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच चेंज मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी फोर्स अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अब मैकेनिकल एनर्जी, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो उसका एग्जांपल है, कंपेयर दैट विद रॉकेट। रॉकेट अप जा रहा है, तो रॉकेट अगर अप जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और अर्थ से अवे जा रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। वो एनर्जी आया कहाँ से है? व्हाट इज सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? हाउ रॉकेट इज मूविंग अहेड? Non-conservative. इंक्रीजिंग। उसका Work स्पीड done by कैसे बढ़ रहा है? तुम्हारा जो कार है, तुम्हारा जो कार है, कार को तुम धक्का थोड़ी मारते हो, पुश थोड़ी करते हो। कार में फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने से जो केमिकल एनर्जी रिलीज, केमिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म टू मैकेनिकल एनर्जी। वहां पर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, कार के अंदर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है ना। Yes, आपने तो sir. सुना होगा ना कि वो उसमें 8 सिलेंडर का कार है ऐसे करके, या वी शेप इंजन है ऐसे, तुम सुना होगा इतने सिलेंडर सा कार है, 4 सिलेंडर का है ऐसे करके इंजन होता है, उसमें लिखा होता है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में ब्लास्ट होता है। देखो इंटायर फिजिक्स होता है कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स अलग है और मैकेनिक्स अलग है, दे आर कनेक्टेड। वो जिसको कनेक्ट आइडिया होते हैं उससे न्यूमेरिकल्स जल्दी होते हैं। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जैसा होता है, यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है। अब फ्यूल बर्न होगा तो पिस्टन को पुश करेगा, पिस्टन विल गेन मैकेनिकल एनर्जी। अब वो पिस्टन किसी फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होगा आगे जा करके, एक फ्लाई व्हील से तुम some mechanism कनेक्टेड होगा। when piston moves it rotates a fly wheel, और वो फ्लाई व्हील का काइनेटिक एनर्जी देन यूटिलाइज इन मोशन ऑफ कार व्हील्स। तो समहाउ यहाँ की एनर्जी तुम्हारे कार व्हील पे चली गई, तो केमिकल एनर्जी तुम्हारे मैकेनिकल एनर्जी में चली गई। तो यहाँ पे रैंडम मोशन, डिसऑर्डर्ड मोशन का एनर्जी था, और वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हो गया टू ऑर्डर्ड मोशन। तो ऑर्डर्ड मोशन का एनर्जी रैंडम में जा सकता है, रैंडम का ऑर्डर में जा सकता है। रॉकेट एग्जॉस्ट में क्या हुआ कि जो फ्यूल बर्न हुआ तो रॉकेट के पास, सेंटर ऑफ मास के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, और वो ग्रेविटी से अलग जा रहा है तो mgh भी आ गया। तो mgh इज पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर्ड मोशन। जो आप बोलते हो रॉकेट का पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो h किसका लेते हो? With respect to मास ऑफ कौन से रॉकेट। पॉइंट का h है? Center of mass का है. आप कहते हो सेंटर ऑफ मास का है। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? मतलब तुम ऑर्डर्ड मोशन की बात कर रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड मोशन। Yes, sir. ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो ऑर्डर्ड मोशन हो गया, ऑर्डर्ड मोशन है। तो रैंडम एनर्जी ऑर्डर्ड में आ सकती है, ऑर्डर्ड मोशन रैंडम में आ सकता है। एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं इसको। ठीक है, सर तो वो इतना वर्क ही बात, इतनी देर में मैंने तुम्हें इतना ही पढ़ाया है। सर वो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा ना, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी, ग्रेविटी का वर्क डन पोटेंशियल नेगेटिव होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट h हाइट अप चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट अप जाएगा, तो ऑब्जेक्ट अगर अप जाएगा तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया बताओ? सर नेगेटिव, सर समझ में आ गया, फिर डेल्टा यू पॉजिटिव हो नहीं, जाएगा। अभी समझाना है मेरे को। वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना हो गया, सर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? सर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ अब ठीक है, देखो कितनी जल्दी तेज दिमाग काम कर रहा है आज, देखो। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी डेल्टा यू हो गया, सेटल। मैंने हाँ इतना ही सर। पढ़ाया तीर में, मैं जो अभी पिछले 1 घंटे में बोल रहा था ना, सिर्फ इतना ही तुम आगे, तुम्हारी गाड़ी बढ़ी है। ठीक है,
अगर ध्यान से सुने होगे तो तुम्हारा लेवल ऊपर हो चुका होगा अभी तक, अगर ध्यान से सुने होगे तो। अभी मुझे एनसीईआरटी पार्ट 2 नहीं मिला, अदरवाइज मैं आपको Sir, I've सर ग्रुप sent पे it in the किसने group. भेजा है? जो है सर ग्रुप कहीं पर दिख भेजा नहीं रहा snapshot। अच्छा मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछा था, आप पूछ सकते हो, अब आप पूछ सकते हो। सर टोटल काइनेटिक एनर्जी में एक और टर्म आती है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वही वो पोटेंशियल वही इंटरनर्जी है, ओके सर। वो इंटरनर्जी का पार्ट है। एनर्जी एज सीन इन reference frame of energy as seen in reference frame of center of mass is internal energy. यस सर। तो अभी पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 126 पे चले ना, मैं पार्ट 1 से बात कर रहा हूं, ठीक है। पार्ट 1 मेरे पास जो एनसीईआरटी, इट इज ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट 1 पे बात हो रहा है। उसमें हेडिंग इज आर्टिकल इज 6.10, पेज 126 पर आर्टिकल 6.10 वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और तुम्हें बता दूं वेरी ऑनेस्टली कि मैं इसको पढ़ के नहीं बोला, जो बोला है मैंने बोल दिया है। एंड व्हेन यू रीड दिस यू विल फील कि यार वो वही वही लिखा हुआ है, सर बोल रहे थे, एवरीथिंग इन द सेम मैनर। और कोई और अच्छा स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे उसमें भी तुम्हें ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। तो कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं। जिसमें आप पढ़ोगे उसमें उन्होंने केमिकल एनर्जी भी दे रखा, एंडोएनर्जिक एक्सोएनर्जिक समझा रखा, हीट समझा रखा। अब हीट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जस्ट 3 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट बट इज ट्रांसफर्ड एज हीट एनर्जी। दिस रेजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड द टेबल। अब एनसीईआरटी ने उतना माइक्रो नहीं लिखा, बट बात तो अपनी लिखी थी ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट but is transferred as heat energy. This raises internal energy of block and the table clearly लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सब तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जेई मेन में तो देखो रीजन रिसेशन आते ही है, ठीक है। जे एडवांस में कम आते हैं, बट जे एडवांस में पैराग्राफ में क्वेश्चंस बनते हैं एंड कॉलम मैचिंग में भी बनते हैं। प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स इट हैज हैपेंड। यू शुड नो व्हाट इज ऑर्डर, डिसऑर्डर्ड, रैंडम, दीस एनर्जीज के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। चलो आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ सर से। यहाँ पे I hope- जमीन पे जब ब्लॉक प्लस, तो जमीन पर तो जब यहाँ पे क्रॉप इंटरनल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस टेबल का बात किया हुआ है, मतलब इंडिविजुअल नहीं किसी का, दोनों का ही बनेगा कंबाइंड। भाई। हाँ, तो दोनों में मॉलिक्यूल्स दोनों में ही है ना। यस। सर जब फिर आप ग्रासोफर वाला एग्जांपल दिए थे कि जो कूद रहा है, तो सर वो फिर नॉर्मल भी, तो सर नॉर्मल का जो वर्क डन है वो इंटरनल, सर जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन इंटरनल एनर्जी चेंज में गया नॉर्मल था का वर्क डन 0 है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, किसी पे भी नॉर्मल का वर्क डन 0 होता है, ठीक है। ओके सर। नॉर्मल का वर्क 0 है, नेट वर्क नॉर्मल का 0 होगा। नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा होता, इंटरनर्जी वर्क कर रही होती, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रही होती। जो हम जंप करते हैं, इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज आवर इंटरनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ओके सर। यही समझाया था अभी उसमें एग्जांपल में मैंने। आप जब लैडर को क्लाइंब कर रहे होते हो, इफ समवन इज क्लाइंबिंग अ लैडर, तो लैडर जब भी आप क्लाइंब कर रहे होते हो तो ये लैडर के स्टेप्स हैं, आपके शूज ऐसे कांटेक्ट में आते हैं। आपका जो शू है जब कांटेक्ट में आता है तो इस पे नॉर्मल लग रहा होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए कोई वर्क नहीं हुआ है। और लैडर को जहाँ पे आप होल्ड करते हो, आपने सपोज लैडर को यहाँ पे क्लैम्प कर दिया, होल्ड कर दिया, जहां भी आप लैडर को क्लैम्प करते हो
आपके हाथ, योर हैंड्स आर स्टैटिक, स्लाइड नहीं करते, स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करता। तो ना तो नॉर्मल ने वर्क किया ना स्टैटिक फ्रिक्शन ने वर्क किया, फिर भी आप लैडर पे ऊपर चढ़ते चले आ रहे हो, और लैडर पे ऊपर चढ़ने के बाद यू फील एग्जॉस्टेड। काफी बड़ी लैडर है मान लो, यू फील एग्जॉस्टेड, आपको 10 बार ऊपर नीचे कर दूं तो यू फील एग्जॉस्टेड। तो इसका मतलब कि यू आर रेजिंग पोटेंशियल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ योर इंटरनल एनर्जी। ना नॉर्मल फ्रिक्शन ने वर्क ने किया, ना स्टैटिक फ्रिक्शन ने वर्क किया, ओवरऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस ने वर्क नहीं किया, वर्क वाज डन बाय योर इंटरनल फोर्स। तो आप जब अप गए तो योर पोटेंशियल एनर्जी वाज डिराइव्ड फ्रॉम योर इंटरनल एनर्जी, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा जब आप लैडर चढ़ के ऊपर चले गए? तो यस सर, बड़ा। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, दैट मीन्स आपका मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा। वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आया? आपके इंटरनल मसल्स ने, इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया। तो दोज वर नॉन कंजर्वेटिव विच रेज्ड योर मैकेनिकल एनर्जी। आप जब ऊपर पहुंच गए तो आपका मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गया, और किस कॉस्ट पे बढ़ा, किस फोर्स ने बढ़ाया उसको? इंटरनल एनर्जी। The concept of internal energy of a system is not difficult to understand. अच्छा भाई, we know that every bulk system consists of large number of molecules. हर system consists of large number of molecules. सही बात है, every system consists of large number of molecules. Internal energy is simply sum of kinetic and potential energy of these molecules. किसको इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है। We remarked earlier that in thermodynamics, kinetic energy of system as whole is not relevant. Kinetic energy of system as whole is not relevant का मतलब ये है कि suppose there is a cart, that cart is moving with velocity v naught, and a gas-filled box is placed on this, and that box is moving with velocity v naught. तो जब आप thermodynamics पढ़ोगे तो will you be bothered कि what is kinetic energy of this box? इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इन रैंडम मोशन। तो ये बॉक्स के बारे में अगर बात करूं मैं, तो दिस बॉक्स हैज गॉट टोटल काइनेटिक एनर्जी इन 2 पार्ट्स। मैं लेमैन लैंग्वेज में लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिसऑर्डर्ड मोशन। ठीक है। तो मैकेनिक्स में कौन सा पढ़ते हो और थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा पढ़ते हो? Mechanics we do ordered and Ordered वाला thermodynamics पढ़ते we do disordered. मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में दोनों मैकेनिक्स में ऑर्डर्ड पढ़ रहे हो, हाफ mv नॉट स्क्वायर, पूरा बॉक्स कैसा मूव कर रहा है वो पढ़ रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। और थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हो? यू स्टडी दिस। ठीक है। We remarked earlier that in thermodynamics, kinetic energy of system as whole is not relevant. Internal energy is sum of molecular kinetic and potential energy in frame of reference relative to which center of mass of system is at rest. तुम एक रेफरेंस फ्रेम ले लो जो v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो रेफरेंस फ्रेम में बॉक्स, आप बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में चले आओ, वही रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास है। बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में चले जाओ, फ्रॉम देयर यू विल ऑब्जर्व ओनली रैंडम मोशन। ठीक है। तो ये कह रहे हैं उस रैंडम मोशन की जो एनर्जी होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द डिसऑर्डर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। क्या है इंटरनल एनर्जी? जो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन हो रहा है उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। एनसीईआरटी ने वही लैंग्वेज यूज की ना, ऑर्डर्ड, रैंडम, माइक्रो, मैक्रो, यही तो यूज करेगा वो भी। ठीक है। तो आपको Yes, जब भी sir. टाइम मिले तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हेनेवर यू गेट टाइम, अभी आज का मैं नहीं कह रहा, व्हेनेवर गेट टाइम डू रीड दिस। ठीक है। दरअसल क्या होता है कि ओनली न्यूमेरिकल इज नॉट फिजिक्स। न्यूमेरिकल, आई एग्री कि
जे एडवांस में 80% इज न्यूमेरिकल और 75% इज न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल का बैकिंग थ्रू थ्योरी भी आता है, वो क्लैरिटी सर होती है 12th तो वाले में चीजें भी बहुत भेज तो क्या दीजिए। टाइम मिलने पर एक बार फिर से बता दीजिए थर्मोडायनेमिक्स का क्या पढ़ना है। तो आर्टिकल ही बस पढ़ना है ना 6.1 उसी के आसपास पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी हीट पढ़ लेना बस, शुरुआत के 4 पन्ने पढ़ सर लेना। 12th वाले में भी भेज दीजिए। सर थर्मोडायनेमिक्स का ना स्टार्टिंग के 4 पन्ने। हाँ बस 4 पन्ने पढ़ लेना शुरुआती वाले। चलो ये स्टोरी खत्म हुई, आगे बढ़ रहे हैं अब। हाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे कहाँ जा रहे हैं, बढ़ करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम का एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अब एंड करता हूँ, आज बहुत बोल लिया। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी मैं एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे, यू विल लर्न दैट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, वो अभी नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, आपने इस पे इसको सपोर्ट किया, यू सपोर्टेड दिस ब्लॉक एंड अलाउड द ब्लॉक टू मूव स्लोली, उसको स्लोली आपने मूव करने दिया एंड इट इज अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम, इवेंचुअली वो इक्विलिब्रियम में आ गया एंड देन यू रिमूव्ड योर हैंड एक्सटर्नली एंड देन मूव्स अवे, उसको आपने इक्विलिब्रियम में आने दिया, फिर आप हट गए। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया mg, फोर्सेस बैलेंस हो गए इक्विलिब्रियम में आने में, ठीक है। अच्छा अब कोई इंटरमीडिएट पोजीशन पर अगर मैं बात करूं, दैट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन देयर वाज स्प्रिंग फोर्स, देयर वाज कांस्टेंट mg, तो इंटरमीडिएट पोजीशन पर kx का वैल्यू कम था, इंटरमीडिएट पोजीशन पर kx का वैल्यू कम था, तो दैट मींस mg को बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट हैव बीन सम फोर्स p, तो ओवरऑल you can see that p plus kx is equal to mg था, that means force p, your force p was varying linearly, आपने ये फोर्स लगाया था तब ये इक्विलिब्रियम में आया था, तो that means जो आपका फोर्स है p, that varied linearly from a maximum value to zero value, ठीक है, लीनियर वेरिएशन था, फोर्स से वेरी कर रहा था, वो फॉर्मूला वहां से निकाला, आपका फोर्स चेंज हो रहा था, तो आपने इसको इक्विलिब्रियम पहुंचाया। नाउ लेट्स अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने कोई वर्क परफॉर्म किया प्लस स्प्रिंग ने वर्क परफॉर्म किया, आई एम सॉरी मैं भूल गया स्प्रिंग का वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करना, अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, नेक्स्ट टर्न पे उसको डिराइव कर लेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओवरऑल आपने इसको रेस्ट टू रेस्ट पहुंचाया है, रेस्ट टू रेस्ट, तो रेस्ट टू रेस्ट पहुंचाया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो गया, ये सबका सम क्या हो गया, जीरो, बिकॉज आप उसको स्लोली लेके आ रहे थे, ठीक है। स्प्रिंग के वर्क का फॉर्मूला मैं लिखा नहीं, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न पे इसको जो है मैं प्रॉपरली डिराइव कर दूंगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट माइनस साइन इज पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर। एक्चुअली क्या होता है, जो आप पहले अर्लियर पढ़ रहे होते हो ना, तो आप ड्यू टू इमेच्योरिटी माइनस साइन भूल जाते हो, खाली हाफ के एक्स स्क्वायर लगा के आगे बढ़ गए, तो वो जो शॉर्टकट्स अडॉप्ट किए जाते हैं ना, वो लॉन्ग रन में बहुत हार्मफुल होते हैं। माइनस साइन इज पार्ट ऑफ डेरिवेशन, फॉर्मूले में आएगा वो डिराइव करने पे। एक्स फाइनल स्ट्रेच, एक्स इनिशियल एक्सटेंशन, उसमें एक्स फाइनल एक्स इनिशियल रखोगे, अपने आप विद साइन आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है। लेट्स अप्लाई, तो वर्क डन बाय P विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग एंड माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ब्लॉक नीचे आ रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, तो स्प्रिंग का वर्क डन विल बी इक्वल टू एक्स फाइनल इज एक्स नॉट
एक्स इनिशियल इज 0, ये हो गया स्प्रिंग का वर्क। ग्रेविटी का वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क का साइन क्या है इस वक्त? पॉजिटिव है, पीछे पॉजिटिव पॉजिटिव ये माइनस साइन मैंने कैरी ऑन किया, ठीक है। Sir, तो ये तो स्प्रिंग में पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा ना? सर वहाँ जो इक्वेशन लिखा है वहाँ एक पे और माइनस minus। साइन है एक और, सर नीचे। अच्छा सर, एक और माइनस हाँ एक और माइनस साइन है, सॉरी। ये माइनस साइन ये था, एक और माइनस साइन ये था, क्योंकि मैंने टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया था, तो ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। ये दिस इज वर्क डन बाय पी, जो आपने वर्क परफॉर्म किया। तो आपके वर्क के लिए यू हैड टू ऑप्शंस, या तो आप वर्क नई थ्योरम यूज करो, तो वर्क नई थ्योरम से अब आप देख रहे हो एक्चुअली वैल्यू ऑफ एक्स नॉट आपको ऑलरेडी नोन है, यहां से आप देख सकते हो कि के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो आप यहां से वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, एम जी की वैल्यू को के एक्स नॉट लिख सकते हो, ठीक है। एम जी की वैल्यू के एक्स नॉट लिख सकते हो, तो एम जी की वैल्यू के एक्स नॉट लिख दो, तो आपके वर्क का नेट वैल्यू कितना आ गया? नेट वैल्यू विद साइन कितना है? एम जी को के एक्स नॉट एक्स नॉट स्क्वायर के एक्स नॉट विद साइन कितना है? विद साइन, साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस है, आपका वर्क माइनस है, एंड ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेक्टेड। आपका फोर्स किधर लग रहा है? अप लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डाउन हो रहा है। तो आपने बैलेंस करने के लिए फोर्स अप पुश किया था, योर फोर्स वाज अप, डिस्प्लेसमेंट वाज डाउन, इट हैड टू बी नेगेटिव। तो आपने माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का वर्क डन किया है इसको स्लोली यहां तक लाने में। तो आपका दो ऑप्शंस थे, आइदर गो थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम और गो थ्रू बेसिक, ये भी चलेगा। इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स चलेगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स 0 टू एक्स नॉट, वो भी चलेगा, वहां से वही आंसर आएगा। बट एवरी टाइम इंटीग्रेट करना इज नॉट एडवाइज्ड। कभी कभी फोर्स का फंक्शन गिवन होगा तो मैं इंटीग्रेशन से ही जाऊंगा, बट यूजुअली वी शुड यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दो चीजें आई, आपने स्लोली मूव किया था, ठीक है। तो आप स्लोली रिलीज करोगे, इक्विलिब्रियम पे आके स्टेशनरी हो जाएगा। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यस सर। यस सर Yes, sir. Next, suppose it is released suddenly. That means you are holding it and suddenly you removed your hand. तो आप जिसको suddenly remove करोगे, initially spring force doesn't change. This block will accelerate with G. It will increase speed. Increasing speed से आएगा, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर स्प्रिंग फोर्स एंड mg बैलेंस होगा। दिस वाज अपर एक्सट्रीम, दिस इज अपर एक्सट्रीम, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दिस इज लोअर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम। अब देखो इसको समझो, इस बात को। पहले फोर्स वाज अनबैलेंस्ड, इसने एक्सलेट किया, एक्सलेट किया मतलब स्पीड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 हो गया। बट इक्विलिब्रियम का जब नीचे आएगा तो स्प्रिंग अभी भी स्ट्रेच हो रहा है, जैसे ही नीचे आएगा स्प्रिंग फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा, तो स्लो डाउन होगा, रिटार्ड होगा, रिटार्ड होकर फिर ये लोवेस्ट पोजीशन पर आएगा, और लोवेस्ट पोजीशन में वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, स्टॉप्ड होगा, एंड देन इट विल बाउंस बैक, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। इसको ऑसिलेटरी मोशन होगा, इनफैक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, दैट यू विल ऑलरेडी नो।
सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा बट इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीम। ठीक है, आइडियाज क्या क्या है, व्हाट कैन बी आस्क्ड, तो आपसे पूछा सकता है व्हाट इज एक्स मैक्स, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन, 2 mg आपसे by पूछा सकता है व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर एक्स मैक्स। तो एक्स मैक्स मीन्स इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, तो रेस्ट टू रेस्ट क्या है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0. 0 हो गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी equal to 0. From here you get x max equal to 2 mg by k, ये x max है, and equilibrium condition you already know that was mg by k, so that means beginning from initial position this is equilibrium, mg by k पर equilibrium आ गया, beginning from initial position x max is equal to 2 mg by k. ठीक है, and if we are asked what is amplitude of oscillation, ये प्लस ए पर है या माइनस ए पर है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज कितना, mg by k। अब छोटा सवाल हो बड़ा सवाल हो, मल्टीपल स्प्रिंग्स हो, ब्लॉक पे रखा हो इंक्लाइन पे रखा हो, एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इन एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फंडामेंटल रिमेन सेम, to when system will be released from rest, जहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, कैसा भी सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपसे जैसे ही मैंने पूछा व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब यू हैव टू वर्क यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट विल गिव यू एक्सट्रीम, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक्सट्रीम आएगा, फोर्स बैलेंस से इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच का सेपरेशन विल बी एम्पलीट्यूड। और जब आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वंस अगेन यू शुड गो थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर आएगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब तक वो एक्सलेटेड है, तब तक स्पीड बढ़ रहा है, एट इक्विलिब्रियम इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस 0 प्लस mg x नॉट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन विल गिव यू v max, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए तो मैं हमेशा ऐसा बताता हूं, ठीक है, बट जहां भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा होता है, जब आप एसएचएम पढ़ लोगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं डू नॉट गो थ्रू दिस, इट इज ऑलवेज इजी टू सॉल्व थ्रू एसएचएम, सच प्रॉब्लम को एसएचएम से सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज वहां पर रेडीमेड फॉर्मूले होते हैं, उससे जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो ओमेगा ए हो गया, ओमेगा रूट के बाई एम होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सबको पता होता है। ठीक है, वो ज्यादा ईजी होता है, बट इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू स्टिक टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई होप, मैं तो बता दूं ये जो अभी मैंने बोला है, मैंने सिंगल ब्लॉक लेके बोला है, बट यू लर्न दैट in so many questions, complicated questions, in so many complicated questions, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये सरफेस रफ भी कर देंगे, they will make it rough, फिर पूछेंगे system was released from rest, find maximum speed, तो maximum speed का मतलब क्या है, when this block is in equilibrium position, equilibrium position सारे फोर्स बैलेंस कर दोगे तुम, ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है, तो फोर्सेस बैलेंस कर दोगे आप,
मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा। तो मैंने आपसे पूछूंगा व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मींस यू हैव टू यूज वर्कनी थ्योरम, रेस्ट टू रेस्ट का कंडीशन। तो मैंने मैंने तो सिंपली आपसे मतलब एक सिंपल सिचुएशन में बात करी। अब दैट कैन बी अप्लाइड टू सो मेनी मोर सिचुएशंस। अब वो कुछ ऐसा टाइप्स का भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे सवाल मैं देख रखे उस हिसाब से बता रहा हूँ। सपोज ये फिक्स इंक्लाइन है, ब्लॉक रिलीज कर रहा हो, ये सरफेस रफ है, ऑप्शन पूछा भाई मैक्सिमम स्पीड निकालो, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालो, ये सब। तो हमेशा ध्यान रखना इन एनी क्वेश्चन अप टू द फिजिक्स ओलंपियाड लेवल, अप टू फिजिक्स ओलंपियाड लेवल, ये जो छोटे माइक्रो पॉइंट्स होते हैं दे रिमेन कांस्टेंट। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बट ये जो फंडामेंटल्स होते हैं ना कि इक्विलिब्रियम निकालो और दिस निकालो, ये निकालो, दीज थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर था इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में तुम्हें इंसाइट्स मिली होंगी। तो कल जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। कल का होमवर्क आई ऑलरेडी गिवन टू यू, 2 DPP तुम्हें दे रखा मैंने, और O2 ठीक है? ठीक है, Sir, can you please enable the zooming option in the test portal? कौन सा क्या चीज? जब से टेस्ट दे रहे हैं ना तब वो जूम नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या डिवाइस में प्रॉब्लम या फिर क्या है? मतलब डायग्राम छोटा आ रहा है तो मैंने सोचा कि जूम करके देख लेते, तो बट जूम नहीं हो रहा था। नहीं, सर मेरा हो रहा एंड था। पर, तुम्हारे एंड पर हो गया लैपटॉप प्रॉब्लम। लैपटॉप में जूम होता है। यस सर, लैपटॉप नहीं, मोबाइल पे भी होता है। सर वो जो आपने बुक से इलस्ट्रेशंस दिए थे करने के लिए, उसको चेक करना एक बार, मोबाइल पे भी होता है और लैपटॉप यूज करो ज़्यादा बेटर रहेगा उसको करने के लिए। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे लो उसको, मतलब ब्राउजर को अपने एक बार क्लियर करो, उसकी मेमोरी वगैरह सब कुछ है, उसको एक बार रिफ्रेश करो प्रॉपरली और फिर देखो, अटेम्प्ट करो, होता है वो जूम होता है। सर टेस्ट में जो कुछ कनेक्टेड अनअटेम्प्टेड रहता है सर, उनके सॉल्यूशन मतलब सर उनके ऑप्शंस करेक्ट वाले नहीं आते सर टेस्ट के बाद। क्या मतलब? सर मतलब जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहते हैं, जिनको अटेम्प्ट नहीं करता सर, तो उनके ऑप्शंस नहीं आते। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब सर करेक्ट वाले ऑप्शंस जो दिखाते हैं ना, जो वाले अटेम्प्टेड रहते हैं तो उनमें नहीं दिखाते सर, जो अनअटेम्प्टेड रहते हैं सर। तो लैपटॉप में ही मैंने ट्राई किया था सर, तो नहीं हुआ। जरूरत क्या है भैया, तूने अटेम्प्ट कर लिया, बच्चा है, तू अटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड है। तुम लोग क्या है ना, तुम लोग क्या है ना, तुम्हारा फिजिक्स से कनेक्शन नहीं है, ठीक है? तुम सारे लोगों का पेन क्या है कि यार मेरे को ये नहीं दिख रहा, मेरे को वो नहीं दिख रहा, मेरा पेन अच्छा नहीं चल रहा, मेरी कॉपी सुंदर नहीं है, आज टेबल मेरा ऐसा है, ठीक है, आसमान में बारिश हो रही है, पता नहीं मूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार चश्मा साफ कर लूं मैं। तुम्हारे प्रॉब्लम्स ये हैं एक्चुअली, ठीक है? एक्चुअली क्या, आज मेरा फायर्ड अप होने का रीजन बता दूं तुम्हें मैं, व्हाई आई एम फायर्ड अप। अभी मेरा एक बैच था, एक एडवांस जे एडवांस का पहले बैच चल रहा था, अबाउट 30-40 लेक्चर्स का वो बैच था। मतलब वो क्योंकि मैंने पढ़ाना ही शुरू किया इन 15 दिसंबर को, ठीक है ना? तो उसके बाद मैंने एक बैच बनाया था फॉर टूवर्ड्स जे एडवांस आफ्टर जे मेन 1, जिसमें अबाउट 40 लेक्चर्स का डिलीवरी था। उसमें बहुत सारे बच्चे आए। तो अब क्या है उसमें, जब मैं उस टाइम समझा रहा था कि भाई सवाल कर लो, अटेम्प्ट कर लो, वो टाइम तो वो कुछ लोग बहुत हवाबाजी में थे, ठीक है ना? बाद में क्या हुआ, जब वो सिलेक्शन नहीं आया, मार्क्स नहीं आए, तो फिर अलग अलग टाइप के डायलॉग लिख रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा जिंदगी में, मेरा तो कभी कुछ नहीं होगा, बैड लक तो मेरे साथ साथी बन गया है, बैड लक जो है वो मेरे पीठ पे बैठा हुआ है, 10th क्लास से ही बैड लक चल रहा है, चलते ही रहेगा लगता है,
allowed to beg on the streets and so on, पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे थे उसमें, ठीक है। तो भाई every nature has consequences, every effect has a cause, every effect has a cause। अभी तुम लोग क्या हो, इतने मस्ती में हो, तुम्हें इस बात की ग्रेविटी ही नहीं पता कि यार कितना वर्क करना है आपको, इतना वर्क करना कि रात को जब आप रात को ना आप जब ऐसे पिलो पर ऐसे रखो ना, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा मुझे नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जब ऐसे रखो सिर, तो आप एकदम खट से सो जाओ एकदम, इतना आप थक जाओ, इतना हार्ड वर्क करना है, बिकॉज यू आर इनटू अ कंपटीशन एंड एवरी डे एड्स ऑन टू इट। तो वो उन लोगों को समझाता हूँ, यही जो क्लास 12 वाले बच्चे, उनको ये समझाता हूँ, वो भी खूब मौज मस्ती, उनको होता है यार अभी तो 2025 चल रहा है, एग्जामिशन 2026 में है, 2026 में है एग्जामिनेशन। वो उनको पता नहीं है 2026 कितनी दूर है, तुम्हें भी नहीं पता है। अरे फिजिक्स में अकेले एससीवी मिला लो तो अकेले एससीवी से 40 चैप्टर हैं फिजिक्स में, तो इतने ही तुम सब में लगा लो, तो 100 चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं, ये लो 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तुम लगा लो ना इतने। मैथ्स में भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पता नहीं कौन कौन से 20 चैप्टर निकल जाएंगे तुम्हारे। केमिस्ट्री में तो तुम्हारा अकेले आईओसी वगैरह में निकल जाएंगे 100, इतना पढ़ाते वो लोग। तो 100 चैप्टर हैं तुम्हारे पास, एक चैप्टर को कितने दिन में स्ट्रॉन्ग कर लोगे? और 2 दिन में, 2 डेज में? उसके लिए तुम्हें 200 डेज चाहिए, ठीक है। और इफ यू आर यूजिंग 4 डेज और 5 डेज, 5 डेज इफ यू आर यूजिंग, आप सोच लो इन अ ईयर देयर 365 डेज, हाउ क्लोज यू आर टू एग्जामिनेशन तुम्हें पता ही नहीं है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि आप क्योंकि जे एडवांस दे रहे हो, तो जे एडवांस में 100% सिलेबस डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज 80% पे आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इतने में तुम कोई रैंक ला दोगे, 200 के अंदर तक का रैंक तो आराम से ला दोगे, 100 तक भी आ सकता है इसके, तो आराम से ला सकते हो। तो आपके पास क्या है, इस टाइम जुनून होना चाहिए माइंड में, एवरी डे जुनून होना चाहिए। सुबह उठे तो अंदर होना चाहिए यार आज का दिन आई हैव टू जस्टिफाई, बस आई एम ऑन टू अ मिशन। तो जो तुम मूवीज में देखते हो ना इतने सारे हीरोज को, तो आप भी अपने हीरो बन जाओ। सुबह उठो, कहो यार आज मैं मिशन पे हूँ, आज मेरे को इतना करना है टारगेट। तो जितना भी आप पुल ऑफ करोगे अभी अपने आप को, उतना ईजी रहेगा। इनफैक्ट कोचिंग का जो मेन टारगेट होता है ना, देखो जो आपको मैं मटेरियल दे रहा हूँ और कुछ भी दे रहा हूँ, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। 10-15% इधर उधर कर लो, एग्जिस्ट विद एवरीवन। हर एक स्टैंडर्ड कोचिंग में हर एक अच्छे टीचर के पास ये सब होता है, दे टॉक अबाउट सेम थिंग्स। व्हाट इज मेन थिंग इज मेंटरशिप। तुम्हारा रोज कोई कान घुमाए ना, ये चाहिए होता है, उसके लगता है पेन, तो वही तुम्हारा कान रोज घुमाया जाता है। तुम रोज क्लास में आते हो, तुम्हारा रोज एक बार ऐसे करके कान को ट्विस्ट दे दिया जाता है, और तुम्हारी कान की इलास्टिसिटी वी चेक एवरी डे, वी चेक योर इलास्टिसिटी ऑफ ईयर एवरी डे। वो इलास्टिसिटी हम ऐसे करते हैं, तो इफ इट इज इलास्टिक इट गोज बैक, ठीक है, तो वो वापस रिस्टोर कर लेता है। तो चेक करते हैं इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है। तो बी ऑन अ मिशन, ठीक है, तो करोगे तो बात बनेगी। चलो भाई, कल आते हैं, कल के लिए अभी होमवर्क में लिख दूंगा, तो मैं अभी लिखने आ रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। यस गुड नाइट एवरी। Sir, I have a doubt, sir. थैंक यू सर। कल बात करेंगे, कल देखें, कल टेकअप Okay. करेंगे। The homework you'll be sending, right? यस यस। Yes, sir. Thank you. Good night, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। Thank you, sir. प्रणाम सर। Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir.